जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रस्तावना के निष्कर्षों को समझेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको हम लोग समझेंगे, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को समझेंगे। और उसके बाद में दोस्तों हम जो प्रस्तावना है इसका महत्व क्या है इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। देखिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रस्तावना को समझा था, प्रस्तावना की बातों को समझा था, उसमें क्या क्या लिखा है, उसका मतलब क्या है, उसके स्वरूप को हम लोगों ने समझा था दोस्तों। ठीक है, और केशवानंद भारती थे, जो भी छोटे छोटे उससे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे हम लोगों ने उसको समझा था। ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों हम लोग प्रस्तावना के निष्कर्षों को समझेंगे कि इसका क्या निष्कर्ष निकलता है, इसके महत्व को जानेंगे। ठीक है दोस्तों, और बेसिक स्ट्रक्चर को जानेंगे। ठीक है, और यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो इसको अभी मत देखिए, क्योंकि आप पहला वीडियो जब देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, और अदरवाइज आपको समझ में आएगा मगर ज़्यादा नहीं आएगा। तो आप पहला वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका पहले वीडियो का लिंक दे दूँगा। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए हम लोग केशवानंद भारती केस से शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो केशवानंद भारती केस है ना, देखिए इसके बारे में बता दूं कि ये केरल का केस है। ठीक है, केरलवाद भी इसे कहा जाता है, केशवानंद भारती केरलवाद 1973। ठीक है, तो ये जो केशवानंद भारती जी थे ये केरल के एक हिंदू संत थे। ठीक है दोस्तों, इनके बहुत सारे मठ थे और ये धार्मिक कार्यों को करते थे, मठ थे इनके। और उस मठ का जो रेवेन्यू जनरेट होता था उसको अपने पास मतलब रखना, और भी ट्रस्ट वगैरह थी इनके पास, और इनके पास जो प्रॉपर्टी थी वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा थी। ठीक है, और ज़मीन उमीन बहुत ज़्यादा थी। तो क्या दोस्तों, केरल की सरकार ने दोस्तों 29 अमेंडमेंट किया था, ठीक है, 29वां अमेंडमेंट किया था, यानी कि 29वां संविधान संशोधन केरल की सरकार ने किया था। ठीक है, और उस 29वें संशोधन को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया था। ठीक है, 29वां अमेंडमेंट हुआ और उसको 9वीं अनुसूची में उठा के रख दिया गया था। और आप लोग जानते हैं दोस्तों कि 9वीं अनुसूची में क्या है। तो देखिए दोस्तों, 9वीं अनुसूची में भूमि संबंधित सुधारों के कानून हैं। ठीक है, और ये दोस्तों 9वीं अनुसूची ऐसी अनुसूची है जो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, इसको हम लोग इन्फोर्सेबल नहीं है, इसके प्रति हम लोग न्यायालय में राज्य सरकार या केंद्र सरकार या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहीं भी मतलब कि याचिका दायर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन बातों को लेकर 9वीं अनुसूची में तो क्या हुआ दोस्तों, 29वां संविधान संशोधन हुआ, उसको 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। उसके बाद में केशवानंद भारती जी के जो मठ था, जो प्रॉपर्टी थी, जो जमीन जायदाद थी, उस पर संकट आ गया था। ठीक है, तो वो क्योंकि वो उसमें डाल दिया था तो क्या हुआ कि जो कोर्ट की जो विचार करने की जो वो होता है, जो मतलब विचार करने का जो राइट होता है, जी हाँ दोस्तों, जो विचार करने का राइट होता है वो छिन जाता है। 9वीं अनुसूची में कोर्ट के विचार करने का जो राइट है वो छिन जाता है। तो छिन गया दोस्तों, तो अब वो क्या करें कि जो इनकी प्रॉपर्टी वगैरह थी इस पे आ गया संकट। तो तब जाके इन्होंने दोस्तों अपनी याचिका दायर की कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। और इन्होंने कहा क्या, जो पार्लियामेंट है या जो स्टेट गवर्नमेंट है, विधानमंडल है, क्या इनके पास इतनी शक्ति होनी चाहिए कि ये संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं, और उस संशोधन को दोस्तों 9वीं अनुसूची में जोड़ा जा सकता है या उठा के रख सकते हैं। इन्होंने ये बात अपने याचिका में, इनकी ये दलीलें थी। ठीक है, और फिर जब कोर्ट का जब फैसला आया दोस्तों, जब जजमेंट आया, तो यह इंडिया का सबसे बड़ा जजमेंट था दोस्तों आज़ाद भारत में। ठीक है, जब से दोस्तों हम लोगों को आज़ादी मिली तब से अगर किसी जजमेंट की बात करें कि सबसे ज़्यादा जो बहुत बड़ा जजमेंट था वो यही है, केशवानंद भारती केस, जिसमें दोस्तों 13 जजेस की बेंच ने, ठीक है, 13 जजेस की बेंच ने इस फैसले को दिया था। ठीक है, देखिए इससे पहले क्या था, बीरू बाडी केस आया था जो
1960 में था, ठीक है, 1960 में, जिसने बताया था, जिस बेंच ने, उसके फैसले के बेंच ने, जो कि दोस्तों 7 जजेस की बेंच थी, उन्होंने बताया कि देखिए प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसीलिए आप प्रस्तावना में कोई भी संशोधन नहीं कर सकते हैं। और जब केशवानंद भारती जी का केस आया तो क्या हुआ, इनके केस में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, उन्होंने बताया कि हाँ प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक भाग है, और जब भाग है तो क्या हुआ भैया कि आप इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, आप इसमें संशोधन किया जा सकता है। मगर संविधान कोर्ट ने एक शर्तें रखी दोस्तों। वो शर्त क्या थी दोस्तों, एक शर्त रखी कि देखिए अब संविधान प्रस्तावना संविधान का भाग है, मान लिया गया कि संविधान का भाग है, तो जब भाग है तो आप इसमें संशोधन कर सकते हैं, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। मगर एक शर्त रख दी गई कि देखिए आप बेसिक स्ट्रक्चर में, ये अधिकार पार्लियामेंट को नहीं है कि वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में कभी भी कोई भी संशोधन करे, ये पार्लियामेंट के पास राइट नहीं है। तो ये बताया गया कि देखिए आप कर सकते हैं मगर बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं। तो जो पार्लियामेंट थे उनके लोगों ने कहा कि इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि इनके ये शब्द बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए हम अभी नहीं बताएंगे, बट समय समय पर हम आपको बताते रहेंगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत दोस्तों आता है, ठीक है। तो ये शर्तें थी कि बेसिक स्ट्रक्चर में हम लोग भैया देखिए संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी संशोधन नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। देखिए जैसे ये मान लीजिए कि एक बिल्डिंग बन गई, ठीक है, ये हो गया दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन, ये हो गया दोस्तों हमारा संविधान। ये मान लीजिए कि संविधान की बिल्डिंग ही है, ठीक है, संविधान इसको मान लिया गया, इस बिल्डिंग को संविधान मान लिया गया। अब बेसिक स्ट्रक्चर का दोस्तों मतलब ये है कि देखिए आप इस बिल्डिंग पर डेंटिंग पेंटिंग कर सकते हैं, टाइम टाइम पर रिपेयर कर सकते हैं, उसे कुछ चीज़ों को हटा सकते हैं, कुछ नई चीज़ें उसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है, ये बात बताई गई। मगर जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत ढांचा है, आप उसमें कभी भी बदलाव नहीं करेंगे। यदि आपने बदलाव कर दिया तो फिर वो संविधान फिर तो आप फिर से लिख दिया, ये हो जाएगा कि ये बिल्डिंग तो आपने फिर से बना दिया है, पहले की कहाँ थी। जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे, जिनके द्वारा ये लिखा गया था, ठीक है, अगर आपने इसको अगर पार्लियामेंट ने हटा ही दिया तो अपने अनुसार बना दिया गया, तो भैया जो बनाए थे उनका महत्व फिर कहाँ रह जाएगा, ठीक है। तो आप फिर अपने अनुसार बना देंगे। तो इसलिए कहा गया कि देखिए आप इस बिल्डिंग पर डेंटिंग पेंटिंग करिए, समय समय पर बदलाव कर सकते हैं, कुछ बातें हटा सकते हैं, कुछ बातें ऐड कर सकते हैं, मगर आप इसके बेसिक स्ट्रक्चर को कभी भी बदल नहीं सकते, ठीक है, ये शर्त थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया 9वीं अनुसूची, जजमेंट वगैरह। और एक बात बता दें दोस्तों कि केशवानंद भारती जी केस को हार गए थे ये मतलब केस को हार गए थे, मगर इनके पक्ष में आया था और उसमें तब प्रस्तावनों को जोड़ दिया गया था, ठीक है। केशवानंद भारती जी केस हार गए थे। अब हम दोस्तों कल प्रियम्बल जो है दोस्तों, प्रस्तावना के निष्कर्षों को समझेंगे, कंक्लूजन ऑफ द प्रियम्बल, इसके निष्कर्ष को समझेंगे। तो देखिए दोस्तों इसमें हम लोग दो भाग कर लेंगे, एक ये एक दो, ठीक है। देखिए संविधान का भाग है, इसमें दोस्तों क्या है कि ये संविधान का भाग है, केशवानंद भारती जी के केस में बताया गया कि ये भाग है, ठीक है, भाग मान लिया गया। उसके बाद में जो एसआर बॉम्बे का एक जजमेंट आया था और एक एलआईसी केस था, इस पर जो जजमेंट आया तो कोर्ट ने दोस्तों फोर्सफुली कहा कि ये प्रस्तावना संविधान का भाग है, ठीक है, फोर्सफुली कहा गया इनके जजमेंट में। पहले तो इसमें कहा ही गया, बट उसके बावजूद बाद में भी कहा गया कि ये संविधान का भाग है, ठीक है। तो भैया भाग है मान लिया, प्रभु मान लिया कि भाग है, और आप लोगों ने भी जान लिया कि भाग है, ठीक है। देखिए अब दोस्तों हम इसके महत्व को समझेंगे, किसके, प्रस्तावना के, प्रियम्बल के, समझ रहे हैं, इसके जो महत्व है, इसका क्या महत्व है संविधान में,
ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि प्रस्तावना अपने आप में इन्फोर्सेबल नहीं है। इन्फोर्सेबल का दोस्तों क्या मतलब है अभी बताएंगे आपको, पहले महत्व को जान लेते हैं। तो देखिए इसके जो महत्व है, कन्फ्यूजन की स्थिति में यदि संविधान का स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और यदि उसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप कंफ्यूजन की स्थिति में दोस्तों आप प्रीएम्बल को देख सकते हैं। प्रीएम्बल से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, सारी बातें दोस्तों स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका महत्व ये है, कन्फ्यूजन की स्थिति में आप प्रस्तावना को पढ़िए, इसमें सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी, आपका सारा जो डाउट है वो दूर भाग जाएगा। समझ गए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इनफोर्सेबल को समझेंगे हम लोग। इनफोर्सेबल को दोस्तों कहते हैं हिंदी में परिवर्तनीय कहते हैं, ठीक है, इनफोर्सेबल को। देखिए इनफोर्सेबल का मतलब ये है कि क्या प्रस्तावना इनफोर्सेबल है न्यायालय में, या प्रस्तावना के लिए क्या हम कोर्ट में कोई अपील कर सकते हैं, कोई याचिका दायर कर सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों। तो इसका मतलब है नहीं, यह अपने आप में परिवर्तनीय नहीं है। समझ रहे ना दोस्तों, प्रस्तावना अपने आप में, ये क्वेश्चन यूपीएससी 2020 में पूछा गया था कि क्या प्रस्तावना अपने आप में परिवर्तनीय है। उत्तर हाँ, नहीं है, बट अपने आप में नहीं, संविधान के अन्य भागों से मिलकर है। तो कैसे है हम लोग बाद में समझेंगे, बस आप इतना समझिए कि प्रस्तावना अपने आप में इन्फोर्सेबल नहीं है, कोर्ट में से आप मतलब नहीं लेकर जा सकते, इसके खिलाफ कोई भी सुनवाई नहीं होगी, मतलब किसके, प्रस्तावना के खिलाफ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इन्फोर्सेबल है, देखिए यूपीएससी का जो दोस्तों क्वेश्चन था, क्या प्रस्तावना अपने आप में इन्फोर्सेबल है, ठीक है, ये दोस्तों इन्फोर्सेबल हो गया। ये दोस्तों यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी 2020, ठीक है। यूपीएससी 2020 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या प्रस्तावना अपने आप में इन्फोर्सेबल है। उत्तर दोस्तों हम लोग ऑप्शन को देखते हैं, फिर इसके बाद में समझाएंगे अच्छे से आपको। देखिए आंसर हाँ, नंबर 1, नंबर 2 नहीं, ऑप्शन है ये। नंबर 3 दोस्तों, प्रस्तावना हाँ अपने आप में नहीं है, अपने आप में नहीं, परंतु संविधान के अन्य भाग से मिलकर है, अन्य भाग से मिलकर है। देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर था ये था यूपीएससी 2020 का, कि क्या प्रस्तावना अपने आप में इन्फोर्सेबल है। आंसर हाँ, नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत। अपने आप में नहीं है, परंतु संविधान के अन्य भागों से मिलकर है, क्या इन्फोर्सेबल है। अब आप उदाहरण देखिए, उदाहरण जब देखेंगे आप लोग तो आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे आर्टिकल 15 की, आर्टिकल दोस्तों 15। अब आर्टिकल 15 आप लोग जानते हैं कि ये मूल भाग का एक आर्टिकल है, अनुच्छेद है, मूल अधिकार का, ठीक है, हाँ मूल अधिकार का है। इसमें दोस्तों क्या बताया गया है कि इसमें दोस्तों समानता की बात कही गई है, 14 से 18 तक, हाँ 14 से दोस्तों 17 तक क्या है हमारा समानता की बात कही गई है, समानता। और इसमें भी दोस्तों प्रस्तावना में भी समानता शब्द मैंने कल आपको बताया था, समानता। तो क्या है दोस्तों 15 में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, इसके लिए
इसके लिए दोस्तों आप किसी के प्रति भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सभी लोग समान हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमने बताया आपको, धर्म, जाति, वंश, लिंग और इसके बाद में दोस्तों जन्म स्थान, जन्म स्थान, ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5 है दोस्तों। ये आर्टिकल 15 में बताया गया कि धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थान, इसमें क्या हो दोस्तों, भेदभाव नहीं होगा, सब लोग समान हैं, ठीक है। इसके आधार पर कोई भी हमसे भेदभाव नहीं कर सकता है, ठीक है, सबको समानता का अधिकार है, ठीक है। तो दोस्तों अगर कोई इस मैटर पर हमसे कोई भेदभाव करता है, हमारे मूल अधिकारों का हनन करता है, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, आर्टिकल 32, आर्टिकल दोस्तों 32 का प्रयोग करके हम लोग कहाँ चले जाते हैं, एससी सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हमारा फंडामेंटल राइट है, जो आर्टिकल 15 है, ये इन्फोर्सेबल है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हुआ ना कि अपने आप में प्रस्तावना अपने आप में नहीं है इन्फोर्सेबल, बट संविधान के अन्य भागों से मिलकर है, ठीक है, समझ गए ना आप लोग। इसके बाद में दोस्तों हम लोग आर्टिकल 16 की बात करें तो 16 में भी लोक मतलब कि अपॉर्चुनिटी ऑफ लोक निर्माण में समानता, लोक निर्माण में समानता है यार, लोक निर्माण में समानता की बात कही गई है, समानता है। लोक निर्माण क्या है दोस्तों, कि जो सरकारी नौकरियां उसमें भी हम लोगों को समानता मिली हुई है कि हम लोग समान हैं, हिंदू और मुस्लिम सबको नौकरी करने का अधिकार है, सभी लोग गवर्नमेंट नौकरी कर सकते हैं। तो इसमें भी क्या हुआ दोस्तों कि इसमें भी यही बात हुई कि हाँ, इससे साफ साफ ये जाहिर होता है कि जो हम लोगों का प्रस्तावना अपने आप में नहीं है, बट अन्य भागों, संविधान के जब अन्य भागों से मिलता है तो वो न्यायालय में परिवर्तनीय है। समझिए, अब आप लोग यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे, ठीक है दोस्तों। इसका महत्व है ये भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि प्रस्तावना से संसद भवन पर क्या, संसद में क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रस्तावना से संसद को कोई मतलब कि पावर मिलती है या नहीं मिलती है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कि नहीं, ना तो प्रस्तावना, ना तो संसद को कोई पावर देता है और ना कोई पावर छीनता है, ना कोई शक्ति देता है, ना कोई शक्ति उनसे छीनता है, ठीक है, समझ गए। अब दोस्तों हम लोग इनके बेसिक स्ट्रक्चर की जो कुछ बातें हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आती हैं, जिनको हम लोग समझेंगे। जैसे कि दोस्तों सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म एक शब्द है दोस्तों, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। कैसे? देखिए, आप लोग जानते हैं कि हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है, हमारे राज्यों का कोई भी धर्म नहीं है। यदि कोई राज्य सेकुलरिज्म को फॉलो नहीं कर सकता है, नहीं करता है, तो क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे मतलब कि जैसे वो नहीं फॉलो करेगा तो कैसे नहीं फॉलो करेगा। जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश में दोस्तों बीजेपी की सरकार है, योगी जी, और ये एक कट्टर हिंदू के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों, ठीक है। इनकी छवि भी कट्टर वाली है, कुछ लोग कहते हैं, मैं तो नहीं मानता हूँ, मगर कुछ लोग कहते हैं ऐसा। तो क्या करना कि योगी जी, ये एक एग्जाम्पल है, बीजेपी वालों आप लोग गुस्सा मत होना, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है कि योगी जी कहते कि भैया अब मुस्लिमों को यहाँ पर नौकरी वोकरी नहीं मिलने वाली, ठीक, क्यों? क्योंकि मैं हिंदू हूँ तो हिंदुओं को लेकर चलूँगा। तो इसको कहते हैं दोस्तों सेकुलरिज्म को फॉलो ना करना है। जब सेकुलरिज्म को कोई भी राज्य फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा, केंद्र उस पर एक्शन लेगा, कोर्ट उस पर एक्शन लेंगी, और अगर उस एक्शन से भी काम नहीं चलेगा तो वहाँ पर दोस्तों 356 का प्रयोग किया जाएगा। और आप लोग 356 तो जानते ही हैं, यह एक राष्ट्रीय जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो आपातकाल घोषित कर देते हैं, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। अब हम लोग दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर की कुछ बातें कर लेते हैं जो कि प्रस्तावना के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, जो प्रस्तावना है ना, इसमें तो कभी भी संशोधन किया ही नहीं जा सकता। हाँ, किया जा सकता है, मगर इसमें कमी नहीं किया जा सकता, इसमें सिर्फ बढ़ाया जा सकता है, बातों को कम नहीं किया जा सकता। ये बात आप गांठ बांध लीजिए, ठीक है, कि इसमें कभी भी मतलब इसमें कमी नहीं किया जा सकता, इसमें जो बातें हैं उसको हटाया नहीं जा सकता, हाँ बढ़ाया जा सकता। कैसे? आप लोग जानते हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी जी ने 3 शब्दों को जोड़ा था। क्या था दोस्तों? समाजवादी,
पंथ निरपेक्ष, उसके बाद में एकता व अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो सिर्फ जोड़ सकते हैं, कम नहीं कर सकते हैं, समझ गए। अब आइए बेसिक स्ट्रक्चर को दोस्तों, एक सेकुलरिज्म, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। दूसरा दोस्तों है प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न देश हो गया दोस्तों। नंबर 3 दोस्तों एकता व अखंडता हो गया, एकता व अखंडता हो गया। नंबर 4 दोस्तों स्वतंत्रता हो गया, ठीक है दोस्तों। नंबर 5 दोस्तों गणराज्य हो गया, गणराज्य हो गया। नंबर 6 दोस्तों नंबर 6 एकता गणराज्य हो गया। व्यक्ति की गरिमा, जी हाँ दोस्तों, इसमें दोस्तों क्या हो गया, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा। ये सब क्या है दोस्तों, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर वाले शब्द हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान के अच्छा कोई एक ही शब्द बता दीजिए जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता हो, तो आप लोग इनको याद कर लीजिए, तुरंत बता दीजिए। ये सब बेसिक स्ट्रक्चर हैं, इसीलिए बताया गया कि जो प्रस्तावना के अधिकार, क्योंकि देखिए दोस्तों प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना संविधान का निचोड़ है। और आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग खूब पढ़ते हैं तो बाद में उसका एक निचोड़ निकालते हैं, एक उसका निष्कर्ष निकालते हैं। तो वही निष्कर्ष, वही निचोड़ दोस्तों प्रस्तावना के रूप में बनाया गया है, ठीक है। तो इसलिए बताया गया कि यदि आपको संविधान में कभी भी कन्फ्यूजन होते हैं तो आप प्रस्तावना को पढ़िए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, आपका कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसीलिए प्रस्तावना में कभी भी जो संशोधन होता है वो बढ़ाया जा सकता है, शब्दों को बढ़ाया जा सकता है, मगर घटाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान के मूलभूत ढांचे को कभी भी बदला नहीं जा सकता है, सिर्फ उस पर डेंटिंग पेंटिंग किया जा सकता है। उस बिल्डिंग पे जो भी हम आपको एग्जाम्पल में बताते हैं ना, डेंटिंग पेंटिंग किया जाएगा और उस बिल्डिंग को पूरा हटा नहीं दिया जाएगा, ठीक है, फिर से नहीं बनेगी बिल्डिंग। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में अपनी बातों को रखें, और कुछ समझ में आया कि नहीं आया वो भी आप लोग बताएं। और हाँ, पहला वीडियो जो है इसका वो ज़रूर देखें, क्योंकि वो जब तक नहीं देखेंगे आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग अपना ख्याल रखना।